नितिन भाई मेरी आवाज आ रही है क्या? राजेश भाई मेरी आवाज आ रही है क्या? राजेश भाई, राजेश भाई सुन पा रहे हैं क्या? जी भैया आ रही आ रही है आवाज मेरी? जी 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 बिल्कुल आ रही है। वो वाली गुना वाली बैठक में कौन है? नितिन भैया है उसमें। नितिन भैया नहीं दिख रहा यार, होस्ट करते हो तो दिख नहीं रहा है। हाँ आ गए, ठीक है। आ गए। राजेश भैया, जी भैया इसमें बालाघाट जिले से जिलाध्यक्ष जुड़े हुए हैं क्या? बालाघाट जिले के जिलाध्यक्ष जुड़े हुए हैं क्या इस बैठक में? बालाघाट नहीं, नहीं जुड़े अभी शायद। नहीं। खेरे जी विजय खेरे, विजय खेरे। जी विजय खेरे जी। हाँ जुड़े क्या? नहीं जुड़े अभी। एक बार नंबर हो तो फोन लगाओ ना उनको। जी
आयुष भैया बात हुई क्या जिलाध्यक्ष जी से? लगा रहा हूँ भैया, फोन कनेक्ट हो रहा है उनका। राजेश भाई हुई क्या जिलाध्यक्ष जी से बात? जिलाध्यक्ष जी को बेल जा रही है, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं वो। जिले से और कोई जुड़ा हुआ है क्या? बालाघाट जिले से और कोई अपने मोर्चे के कोई पदाधिकारी हैं जुड़े हुए? वही लोग। हेलो। भाई हाँ, हो गई है मेरी बात भाई साहब, जुड़ रहे हैं वो फिर। क्या हुआ नितिन भाई? जुड़ रहे हैं तो वो, जुड़ राजेश रहे भाई हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ उनसे रहे हैं? बात हो गई उनको है जी। बोलो और लोगों को भी जुड़ने का बोलो, जी जी है जी ना? जी।
हेलो, राजेश भाई आवाज आ रही मेरी? जी भैया, आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, ठीक है। तो लगा रहा हूँ जिलाध्यक्ष शुरू करें क्या हमारे हाँ, बीच में? जिलाध्यक्ष जी से बात हो गई, महामंत्री जी को लगा रहा हूँ मैं। तो मेरी बात सुनिए, हमारे बीच जी में आदरणीय सांसद जी जुड़े हुए हैं। जी 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 तो और प्रदेश अध्यक्ष जी भी जुड़े हुए हैं। जी तो मैं चाहता था इस बैठक को शुरू कर देते हैं। ये यूट्यूब पे ऑनलाइन चलती है जी ना? जी 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 तो मैं 2 मिनट शुरू कर रहा हूँ इस बैठक को। जी 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 ओबीसी समाज प्रमुखों की आज बालाघाट जिले की इस बैठक में आप सभी उपस्थित समाज बंधुओं का, ओबीसी के कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय सांसद श्री ढाल सिंह जी भाई साहब जुड़े हुए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथ ही हमारे बीच में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी कुशवाहा जी उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। एक बात हम सभी हर बैठक में बोलते हैं, इसमें भी थोड़ा सा बोलना है कि हमारी जो सारी बैठकें हैं ये यूट्यूब पर पूरे समय की एक साथ होती हैं और उसको लाखों लोग देखते हैं पूरे देश भर में। तो आप सभी इस तरह से इस बैठक को ऑनलाइन भी चलती है, फेसबुक पर भी हमारी बैठकें। तो मैं इस बैठक को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ कि वे आज की इस बैठक की शुरुआत करने की, इस बैठक को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी भाई साहब। आज के इस बालाघाट जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित समाज के प्रमुखों की बैठक में हम सबके बीच में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम सबके आदरणीय और सम्मानीय डॉक्टर ढाल सिंह जी बिसेन जी, सांसद बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र। साथ में उपस्थित हमारे बालाघाट जिले के समाज के प्रमुख जन, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी नेतागण, आप सब लोगों का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आप सबको जानकारी में है ही विषय कि माननीय देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वितीय कार्यकाल का प्रथम वर्ष 30 मई को पूर्ण हुआ है। देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रसाद नड्डा जी के निर्देशन में और मध्य प्रदेश के अंदर इनके निर्देशन में हम लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, संगठन महामंत्री सुहास भगत जी के मार्गदर्शन में तय हुआ था, निर्देशन में, कि पिछड़ा वर्ग की इस 1 साल की उपलब्धि को लेकर प्रत्येक जिले में समाज प्रमुखों की वीडियो कॉन्फ्रेंस। आज इस पिछड़ा वर्ग के समाज प्रमुखों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम सबके बीच में प्रखर वक्ता, भारतीय जनता पार्टी के हम सबके आदर्श, हमारे नेता, पिछड़ा वर्ग की आन बान और शान, जैसे माननीय ढाल सिंह जी बिसेन जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि बालाघाट जिले के समाज प्रमुखों की बैठक में आज हम सबका मार्गदर्शन प्रशस्त करें। आने वाले समय में हम इस बालाघाट में पिछड़ा वर्ग की क्या भूमिका होगी, हम सब कार्यकर्ताओं का किस प्रकार से आगे कार्य करना है, इसको लेकर माननीय श्री ढाल सिंह जी भाई साहब हम सबका मार्ग प्रशस्त करेंगे। आज के इस बैठक में आप सब लोग यहाँ शामिल हुए हैं। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी की जय हो। आज जी भाई भाई साहब, साहब आवाज आ रही है? आ रही भाई साहब, आ रही। जी भाई साहब सुन पा रहे हैं आपको। जी जी, आज बालाघाट राजेश भाई जिले के रिकॉर्डिंग चालू कर देना बस, है ना? जी जी। आज बालाघाट जिले के हमारे समाज प्रमुखों के पिछड़ा वर्ग के लोगों की इस बैठक में इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले मेरे अनुज आदरणीय भगत सिंह जी, हमारे युवा मोर्चा, हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के समस्त पदाधिकारीगण, बालाघाट जिले के हमारे जिलाध्यक्ष जी, उनके समस्त सहयोगीगण और इस कार्यक्रम में पधारे समाज के हमारे समस्त प्रमुख, सबको मैं नमस्कार करता हूं। आपके सुखी जीवन और यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। बंधुओं, आप सबको पता है कि समय कोरोना नामक बीमारी हम सबके बीच में एक जिस भयावहता के साथ में उपस्थित हुई है और लगभग 3 माह होने जा रहे हैं, जिसके कारण से हम लोगों का जीवन, सारे देश का नहीं सारे विश्व का जीवन
अस्त व्यस्त हो गया है और इस समय पर केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि मोदी जी के कार्यकाल के इस 37 कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर हम सब लोगों ने उनके कार्यकाल की जो भी उपलब्धियां थी वो जनता को बताने का काम प्रारंभ किया। उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा होना था, इसी बीच में कोरोना आ गया और भी कुछ नए कानून कायदे पास होते हैं जो जनता की सुविधा के लिए आते हैं। पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो मोदी जी ने करके दिखाया कि किस तरह से उन्होंने स्वच्छता का कार्यक्रम दिया, शौचालय घर-घर बना के देने का काम प्रारंभ किया, गरीब बहनों को उनको 8 करोड़ बहनों को गैस देने का काम किया, जनधन खाते खोलने का काम किया और जिसके कारण से आज हम लोग इस कोरोना नामक बीमारी में जब हम घिर गए तो सारे लोगों की मदद करने का काम जिस तरह से मोदी जी के 37 कार्यकाल में हो पाया वो पिछले कार्यकाल की उपलब्धता का परिणाम रहा कि इस कोरोना के समय पर हम इस महामारी से निपटने में सहयोगी हो सके। आप सबको विदित है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम मूल रूप से कहेंगे जनसंघ, इसका जन्म ही इस बात के लिए हुआ था, जो विचारधारा थी उस समय तत्कालीन देश की जो विचारधारा थी उसके एकदम विपरीत, और वो था मुख्य मुद्दा कश्मीर का, और जिसमें उस समय पर कश्मीर का विधान प्रधान और निशान दोनों अलग थे। आप सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं, फिर भी आज एक अवसर है इसलिए इस दृष्टि से मैं अपनी कुछ बात कहना चाहता हूँ। और जिस बात के लिए जन्म हुआ, जिस विचारधारा के लिए हुआ, राम मंदिर का मुद्दा भी आता था, समान नागरिक संहिता भी आती थी, हमारे देश में जो पाकिस्तान से जो समय तत्कालीन हमारे भाई लोग जो गैर मुस्लिम को छोड़ के जितने हमारे हिंदू भाई थे अल्पसंख्यक हो गए थे, वहाँ जो भाग करके यहाँ पर आकर के अपनी जान बचाई, अपनी धन संपत्ति लुटा करके जो आए थे, ऐसे विस्थापित लोगों के लिए कानून बना के देने का काम करने का काम इस गति मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। और इसलिए मैं मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी का भी, जिन्होंने वो एकजुटता जो देश के लोगों ने उनको 2-3 बार प्रधानमंत्री बना के देने का जो अवसर दिया, और इसीलिए जब पूर्ण बहुमत आपने दिया, पूर्ण बहुमत सारे देश की जनता ने दिया, तो मोदी जी ने सबसे पहले इस देश में जो 3, 4, 5 काम किए जो हमारी विचारधारा के थे। लोग हमसे बार-बार पूछते थे कि आप कब करेंगे, नारा तो लगा, और हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कश्मीर को हम कहते थे कि कश्मीर हमारे देश का अविभाज्य अंग है। हम कहते तो थे परंतु था नहीं, एक तरह से केवल नक्शे में था, क्योंकि वहां का कानून ही अलग था, झंडा अलग था, बहुत सारी बातें बीच में कुछ हो पाई थी, पर जो मूल रूप से धारा 370 जो हमको हमारे देश से अलग करती थी, आज भी वहां पर अन्य प्रांत से गए हुए लोगों को वहां नौकरियां नहीं मिलती, वहां की पंचायत राज की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां पर हमारे यहाँ के संविधान के अंतर्गत अनेक चीजें लागू नहीं होती थी, और जिसके कारण से एक तरह से कहने के लिए कश्मीर तो हमारे देश का अविभाज्य अंग है, परंतु था नहीं, लगता नहीं, क्योंकि वहां पर वो सारी सुविधाएं जनता को मिलती नहीं थी। इसलिए धारा 370 को समाप्त करके 35 को समाप्त करके वहां की जनता को आज भारत की जनता की समानता पे ला करके वहां की जनता को खड़ा कर दिया, और जिसके कारण से आज वहां के भी लोगों को एक तरह से समान अधिकार जो भारत में सबके लिए है वो है। आज वहां के नगर पंचायत के नगर पालिका के चुनाव हो गए, वहां पर भी आज सारा हमारा कानून कायदा वहां काम करने लग गया, वहां का हमारा झंडा अब एक हो गया, हमारा प्रधान भले ही शब्द पहले हट गया पर आज विधान हमारा पूरा काम करने लग गया। तो अनेक ऐसी चीजें जब मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, तो धारा 370 जिसके कारण से जनसंघ का गठन हुआ था, उसको हमने अपने आंखों के सामने पूरा होते हुए देखा है, और मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि हम जैसे जब नौजवान सन 70-72 के समय से जब जनसंघ में काम कर रहे थे, जनसंघ से लेकर जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तक काम किया, तो कभी हम विचार भी नहीं कर सकते थे कि कभी जीवन में कश्मीर से धारा 370 और 35 से समाप्त होगा, परंतु यह सब संभव हो पाया आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। हमारे जैसे अनेकों नौजवान अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, और वो सारे लोग जिनकी इच्छाओं पर ये सारा नीति निर्धारण हुआ था, उनको मोदी जी ने पूरा करने का काम किया। तो मैं जो कहता हूँ कि मैं भाग्यशाली इसलिए कि मैं भी संसद का एक अंग के रूप में इस कानून को बनते हुए, पारित होते हुए कानून बनाने में हम सबकी सहभागिता रही, और इसलिए हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमने अपने जीते जी धारा 370 को समाप्त होते हुए देखा।
और इसलिए बंधुओं आज 370 समाप्त हुआ। इसी तरह से 3 तलाक का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जिसके कारण हमारी मुस्लिम बहनों को बहुत दिक्कत होती थी। तलाक तलाक 3 बार कह दिया और उसके कारण से उनका तलाक हो जाता था, एक नार की जिंदगी उनकी हो जाती थी, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता था और एक नार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में 3 तलाक जैसे कानून को भी हमने अपने इस संसद में पारित किया और आज उन हमारी मुस्लिम बहनों को भी उसका लाभ दिया। इसी तरह से आपने देखा होगा राम मंदिर का निर्माण 450-500 साल से विवाद चले आ रहा था। भारत आजाद हुआ उसके बाद भी विवाद चल रहा था, कोर्ट में इसका विवाद चल रहा था, परंतु कभी लगता ही नहीं था कि कोर्ट से भी इस विवाद को हल कभी हो पाएगा, क्योंकि हमारी उस समय की तत्कालीन सारी सरकारें कभी चाहती नहीं थी। वो तो उसके अस्तित्व को स्वीकारते नहीं थे और राम भगवान के अस्तित्व को स्वीकारते नहीं है और राम सेतु को अस्तित्व को स्वीकारते नहीं है। वो काल्पनिक है ऐसी बात कहते थे। पर जिस तरह से जब सारे प्रमाण जब आए निकले, तो एएसआई ने सारा प्रमाण दिया, कोर्ट ने भी माना और कोर्ट ने आज राम मंदिर के लला की जमीन के उस प्रकरण को न्याय देते हुए इस देश के 130 करोड़ देशवासियों के उस आस्था को पूरा किया और आज धारा 370 का राम मंदिर मुद्दे का जो एक मामला था उसका पटाक्षेप हुआ, कोर्ट ने निर्णय दिया और आज वहां पर आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में एक उसका गठन हुआ और गठन होने के बाद आज वहां पर मंदिर निर्माण का एक काम भी प्रारंभ हो गया। इस तरह से ट्रस्ट का गठन करके जो कोर्ट ने निर्देश दिया, राम मंदिर का निर्माण का काम प्रारंभ हो गया। पाकिस्तान जब से बना और बनने के बाद हमारे कितने हिंदू भाइयों को वहां पर उस त्रासदी को झेलना पड़ा, किस तरह से सताए गए, माता बहनों को लूटा गया, बलात्कार किया गया, बहनों की हत्याएं कर दी गई, जमीन जायदाद छीन ली गई, लोग अपनी जान बचा के भाग करके हिंदुस्तान आए और उस समय पर जिन लोगों को नागरिकता कुछ लोगों को हम दे पाए थे, अनेकों वर्षों तक विस्थापित बने रहे। और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो 2014 के पहले जो भारत देश में आए थे, उनको नागरिकता देने का काम किया और नागरिकता संशोधन अधिनियम बना करके हमारे उन हिंदू भाई हैं, पारसी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उन सारे लोगों को जो धर्म के आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए थे, जो प्रताड़ित हुए थे, उनको नागरिकता देने का काम किया। तो इस प्रथम मोदी जी के इसी तरह से श्रम कानून में संशोधन किया। संशोधन तो अनेक 30-35 प्रकार के कानून बने हैं, उन सारा विस्तार करना लंबा होगा, पर जो मूलतः जिस बात के लिए भारतीय जनसंघ का जिस विचारधारा के लिए गठन हुआ उसको पूरा करने का काम इस मोदी 2 के कार्यकाल में हुआ। इसलिए मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप पूरे सारे देश 130 करोड़ देशवासियों ने मोदी जी को बहुमत देकर वो भी दूसरी बार प्रधानमंत्री बना करके भारतीय जनसंघ के उन हमारे सारे लोग जिन्होंने इसका गठन किया था और उन लोगों ने जो नियम कानून कायदे भारतीय जनसंघ के लिए बनाए थे और भारतीय जनसंघ के जो विचार था और उस विचार को पूरा करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया और आदरणीय मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बना के देने का काम आप सबने किया। आपने भी मुझे, बालाघाट सिवनी के लोगों ने मुझे सांसद बना करके आपकी सेवा करने का अवसर दिया और इसलिए आज यह सारे काम मोदी जी का बहुमत होने से सारा पूरा होकर आए। और इसी बीच में बंधुओं कुछ और कानून बना के देने की पारी थी, चाहे वो समान नागरिक संहिता कानून का भी आने का चल रहा था, सांसद महोदय जी, और भी अन्य कानून थे जो भारतीय जनसंघ के समय के थे, जिनको लंबित पड़े, जिनको हम पूरा करना चाहते थे। इसी बीच कोरोना नामक बीमारी आ गई। कोरोना के कारण से सारे देश में अस्तव्यस्तता हो गई, लॉकडाउन हो गया, जो जहां है वहीं सारा पहिया थम गया, विकास का पहिया थम गया। और मोदी जी ने इस आपदा को भी हम सबको इस आपदा से निकालने का काम किया और इस आपदा में भी लॉकडाउन लगा करके उस समय तत्कालीन 1.7 लाख करोड़ का प्रावधान करके हमारे सारे देशवासियों को उसमें जोड़ने का काम किया ताकि उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। सारे प्रवासी भाई जो हमारे मजदूर के रूप में बाहर काम कर रहे थे, उनको राशन देने का काम किया, भले उनके राशन कार्ड रहे हो ना रहे हो, उन सारे लोगों को राशन देने का काम किया। उज्ज्वला गैस के लिए हमारे 8 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए देने का काम किया। मजदूर भाइयों के खाते में जो बाहर थे उनको 1000 रुपए देने का काम किया। दिव्यांग भाई बहनों को उनके खाते में पैसा डाला। यदि मोदी जी के पहले कार्यकाल में वो जनधन के खाते नहीं खोले गए होते तो सोचिए आज इस कोरोना नामक बीमारी में आज हम सबको इन सबको घर बैठे मदद करने में कितनी दिक्कत है। ये मोदी जी की दूरदर्शिता थी। इस कोरोना नामक बीमारी में लड़ने में स्वच्छता का भी बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी ने जिस तरह से स्वच्छता का नारा दिया, हम सब लोगों ने उसके पीछे काम किया और सारा देश जिस तरह से स्वच्छता में आगे बढ़ा, वह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि हम सब लोग कहीं ना कहीं इस बीमारी से निपटने में सहयोगी रहे। और इसलिए इस कोरोना नामक बीमारी में जब लगातार लॉकडाउन के कारण
हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी, सारे काम धंधे बंद होने लगे। पर इन सब के बीच भी कृषि का कार्य चलते रहा, किसान अपना काम करते रहा, सावधानी के साथ मास्क पहनकर, सैनिटाइजर का उपयोग करके, भीड़ में न जा करके। जो सारी चीजें बताई गई, आप कोरोना में अपने आप को सुरक्षित रखिए। अभी भी कोरोना नामक बीमारी का ये दानव समाप्त नहीं हुआ है, अभी कम्युनिटी स्प्रेडिंग का टाइमिंग है। ये समाज के बीच में बहुत तेजी से ना फैल जाए, और आप देख भी रहे हैं बड़े बड़े शहरों में बहुत तेजी के साथ बीमारी फैल रही है। इसलिए अभी भी हमने अनलॉक 1 कर दिया, लॉकडाउन को लगभग काफी रिलैक्सेशन दे दिया, और अभी भी हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी भी हमारे पास शिकायतें आती हैं, हम जब घूमते फिरते हैं तो देखते हैं कि ठीक है, आपको घर से तभी निकलना है जब अति आवश्यक हो, और लोग अभी भी मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अभी भी एक एक गाड़ी में 8-10 लोग भर के जा रहे हैं, डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, बाजार में पूरी भीड़ लगा रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, 100-100 500-500 लोगों के एक साथ भोजन करने जा रहे हैं, देख रहे हैं हम। अब यदि कानून का इसमें पालन कराएं तो लोगों को दिक्कत हो जाएगी बंधुओं। और इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं भी कहना चाहता हूँ आप सभी के लिए कि निश्चित रूप से जो हमको इस कोरोना नामक बीमारी से लड़ने के लिए जो उपाय बताए गए उसका हम पालन करें। और इसीलिए जब हम अपने परिवार की ओर देखते हैं, लॉकडाउन में हमारा परिवार अस्त व्यस्त होने लगा, कमाई का जरिया खत्म होने लगा, किसानी का काम तो चला, किसान का अनाज भी खरीदा गया। इस बार लॉकडाउन के समय सबसे ज्यादा किसानों ने अपने खेतों को सुधारने का काम किया, अगली फसल की खेती की ओर आगे बढ़ने का काम किया। तो इसी तरह का सहयोग अन्य लोगों को भी दिए जाने के लिए भारत सरकार में आदरणीय मोदी जी ने 20 लाख हजार करोड़ का पैकेज दिया है, और इस पैकेज के माध्यम से हम चाहते हैं कि सारे देश के लोगों को लाभ मिले। और इसलिए 5 स्तंभ आदरणीय मोदी जी ने बताए कि किस तरह से हमको अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हमको कैसे डेवलपमेंट करना है, हमको अपने सिस्टम को कैसे ठीक करना है, हमको अपनी डेमोग्राफी ठीक करनी है, और डिमांड और पूर्ति के बीच में संतुलन बनाए रखना है। और इन सब चीज के लिए जो व्यवस्थाएं दी है 20 लाख करोड़ की, उस राशि का उपयोग कहाँ किस तरह से हम करेंगे। अब किसान बंधुओं के लिए, क्योंकि जिसमें देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे सर्वाधिक लोग यदि कोई पलायन करके आए तो हमारे मजदूर भाई थे, और मजदूर भाई वापिस आए। अकेले बालाघाट जिले में जो हमारे प्रवासी भाई आए हैं, उनका जो हमारे पास आंकड़ा है तो लगभग 1,13,000, उसमें हमारे छात्र और कुछ अन्य बाहर रहने वाले भी लोग शामिल हैं, पर लगभग मान के चलिए कि 1,13,000 के लगभग जो आंकड़ा है प्रशासन के पास, इतने लोग लौट के आए। और इसलिए अब जब ये वापिस आए हैं, ये सब कहीं ना कहीं कोई जिस तरह से काम करते थे, स्किल्ड लेबर के रूप में काम करते थे या सामान्य लेबर के रूप में काम करते थे, ये कुछ जगह अपने जॉब में लगे थे, सारे लोग अपना जॉब छोड़ के आए हैं। इस बीमारी से इतना भय लगा कि सारे वहां काम बंद करके आ गए, और इसीलिए मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनना है, और अभी भी हम बहुत सारी चीजों में विदेशों के ऊपर निर्भर हैं। और इसलिए जब आत्मनिर्भर बनना है, हमको अपने यहाँ पर, अपने गांव में, अपने घर में रहते हुए हम अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक करें, इस दिशा में काम करने के लिए ये जो पैकेज हमको दिया है, यह पैकेज केवल किसान के लिए नहीं है, किसी गरीब अकेले के लिए नहीं है, केवल अकेले व्यापारी के लिए नहीं है, केवल छोटे उद्योग वालों के लिए नहीं, सारे लोगों को इसमें समाहित किया है। मैं संक्षेप में कुछ अपनी बात बताती हुई आपको बताना चाहूंगा। हम बालाघाट के लोग कृषि पे ज्यादा आधारित है, इसलिए हम अपने यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, तो हम अपने धान चावल गेहूं की खेती तो कर ही रहे हैं, पर इन सब के अलावा मछली पालन पहले भी होते रहा है। और यदि किसान चाहे, पहले हमारे केवल हमारे जो मछुआरे भाई हैं, ढीमर भाई हैं, केवल वो अपने परंपरागत रूप से अपने मछली पालन का काम करते हैं। पर आज की तारीख में मत्स्य विभाग आदरणीय मोदी जी ने अलग बना दिया। मछली का बहुत उपयोग है, एक आहार के रूप में भी है, और हमारे जीवन को आधारभूत ढांचा को बढ़ाने के लिए भी, विदेश का आयात करने के लिए भी, इस दृष्टि से मछली की भी खेती कर सकते हैं। और इसलिए मछली की इस खेती को करने के लिए इसमें भी मजदूर हमारे भाइयों के, किसान भाइयों को बहुत बड़ी राहत देने के लिए व्यवस्था की है। हम पशुपालन फिर से कर सकते हैं। पिछले समय हमने देखा, आज हम गांव में देखते हैं कि सारे हमारे भाई लोग अधिक धन के चक्कर में अपने गांव छोड़ के बाहर चले गए। गांव में आज किसी को पशुपालन करना हो, किसी को गाय पालना हो, भैंस पालना हो, अन्य खेती का काम करना हो, मजदूरों की भारी कमी है, क्योंकि उनको लगता है कि जितनी मजदूरी हम यहाँ देते हैं उससे ज्यादा उनको दूसरी जगह मिलती, छोड़ के चले गए। पर आज वो सारे भाई लौट के आए हैं, अब कहीं ना कहीं उनको सारे काम फिर से देने पड़ेंगे। तो उस दृष्टि से जहाँ हमें पिछले 10-15-20 साल में देख रहा था, गौ पालन का काम बंद हो गया, पशुपालन का काम बंद हो गया, खेती भी जो हमारी पूरी मशीनरी पे सारी आधारित हो गई, और इसके कारण से मजदूरों की कमी को मशीनों से पूरा करने का काम किया। तो आप पुनः हमको खेती में पशुपालन पे आना पड़ेगा, मछली पे आना पड़ेगा,
हम अकेले खेती से हम उतना अच्छे हम लाभ नहीं दे सकते, इसलिए आज की तारीख में हम हर्बल खेती करें। इस समय कोरोना में आपने देखा होगा कि किस तरह हम गुरबेल का औषधि का उपयोग हमने किया, इस तरह से हमने त्रिकुटू का उपयोग किया। तो ये सब क्या है, ये हर्ब्स है, ये सब जड़ी बूटियां औषधियां हैं। तो इनकी भी खेती करने का एक बहुत बड़ा काम किसानों के लिए लेके आएंगे। जो किसान भाई जो हमारे नवयुवक पढ़े लिखे आएंगे, तो इसलिए डिमांड के आधार पर खेती कराएंगे और उसकी पूर्ति करने का भी सुनिश्चित सरकार कराएगी, ये इस बात को तय किया। इसी तरह से हर्बल खेती के अलावा मधुमक्खी की खेती कर सकते हैं, मधुमक्खी का पालन करा सकते हैं। भैया इलाकों को हमने मधुमक्खी पालन के लिए हमने उसका प्रस्तावित किया, उसका चयन किया है और हम कोशिश करेंगे कि हमारे चूंकि वहां पर वन क्षेत्र है, मधुमक्खी का अपने आप पालन होता है, और यदि हम जैविक खेती पे जाएंगे तभी हमारी मधुमक्खी का पालन होगा। और इसलिए मधुमक्खी का पालन करके एक अतिरिक्त आमदनी किसान कर सकता है। ये हमारे मजदूर भाई हैं, ये लोग भी उसका प्रशिक्षण लेकर के मधुमक्खी का पालन अपने यहाँ पर करने का काम कर सकते हैं। सेरिकल्चर काम जिसको हम काम कहते हैं, उसका उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरह से खेती में भी अनेक तरह के रोजगार हैं जिसके माध्यम से हम अपने कृषि को केवल गेहूं और चावल और चने की खेती के अलावा अन्य रोजगार दूसरे काम करके अपने आमदनी को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। हम हार्टिकल्चर में जा सकते हैं, हम फ्लोरिकल्चर में जा सकते हैं। हार्टिकल्चर में हम चाहे फल फूल का उत्पादन करें। तो इस दृष्टि से हमने अभी हमारे यहाँ बालाघाट में हमने पुनः, क्योंकि इस समय पर आम और बाकी जिस तरह की खेती है, ये पक्षियों से बहुत नुकसान होने लग गया, गिलहरी से नुकसान हो रहा है, तोते से नुकसान हो रहा है, मौसम विपरीत हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोगों को आम की जैसी फसलों की आमदनी कम हो रही है। तो हमने अपने यहाँ पर एक काजू की खेती का काम बैहर क्षेत्र के लिए, सिवनी और बालाघाट जिले के लिए नए रूप में हमारे किसान भाई जिनके पास आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के बाद रिटायरमेंट वाले हो गए, तो आप काजू की खेती पे आ सकते हैं। और एक नया अभी हमने सेब की खेती के लिए भी बालाघाट जिले का चयन किया है, बालाघाट और सिवनी हमने लोकसभा में। तो हम बहुत जल्द सेब की खेती भी लाएंगे जो 45 डिग्री तक टेम्परेचर पे सेब पैदा होगा, हरिमन नाम का सेब होगा, और इसके लिए हमारे बालाघाट जिले का हमने चयन कर लिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हार्टिकल्चर के माध्यम से भी अपने जिले में इस तरह के विकास के काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में हम किसान भाइयों को ले जा सकते हैं। इसी तरह से मजदूर भाइयों के लिए उनको वन नेशन वन कार्ड देने की योजना भारत सरकार ने बनाई थी। यदि वो समय में हमारा काम पूरा हो गया होता तो आज हमारे भाई जो मजदूर भाई अन्य प्रांतों में थे उनको राशन और बाकी चीज की दिक्कत नहीं आती, और वो शायद उन प्रांतों से लौट कर भाग करके नहीं आए होते बेचारे डर के मारे, और उनको वही राशन और खाने पीने की पूरी चिंता हो जाती तो वही रहती। इसलिए वन नेशन वन कार्ड, वन राशन कार्ड का भी काम कर रहे हैं मजदूर भाइयों के लिए। जहाँ पर कोयला है, जहाँ पर खनिज है, कितनी खदानें और स्वीकृत की जा सकती है, किस तरह कोयला और बढ़ाया जा सकता है, जहाँ जैसी परिस्थिति है। अब हमारे यहाँ पर भी है, क्योंकि आजकल मशीनों से काम ज्यादा होने लग गया तो मजदूरों की संख्या कम होने लगी। फिर भी इनके लिए हम कितनी नई खदानों की दिशा में जा सकते हैं, इनका काम बढ़ा सकते हैं, करेंगे। इसी तरह से छोटे छोटे रोजगार वाले, फेरी लगाने वाले, हाथ ठेला लगाने वाले, सब्जी भाजी बेचने वाले, ऐसे भाइयों के लिए भी 50 लाख हजार तक का 50 लाख तक का लोन 50 लाख हजार तक का लोन देने का काम किया है। इसमें 10,000 तक का लोन हम ऐसे गरीब भाई जो अपना धंधा जिनका चौपट हो गया इस लॉकडाउन में, ऐसे छोटे छोटे धंधों में आकर के अपने आप को बढ़ा सकते हैं। आवास बनाने के काम के लिए राशि उपलब्ध कराई है। तो इस दृष्टि से सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग, इस पे 20,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है। जो लोग कुटीर उद्योग खोलना चाहते हैं, जो हमारे नए पढ़े लिखे भाई है जिनको लगता है कि मैं इस तरह का उद्योग कर सकता हूँ, तो वहां पर भी बिना गारंटी का उनको लोन दिया जा करके उनको अपने नए रोजगार खोल सकते हैं, या जिनके पहले से रोजगार चल रहे हैं और अच्छे स्किल्डनेस के साथ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से चाहे मजदूर भाइयों के लिए हो, किसान के लिए हो, छोटे छोटे हमारे जो फेरी जैसे लगाने वाले लोग हो, मजदूर भाई हैं, उनके लिए काम करने का काम किया है। रोजगार गारंटी के अंतर्गत सारे मजदूर भाइयों को काम देने का काम किया है। आने वाले समय के लिए भी राशि अभी सरकार ने, भारत सरकार ने उपलब्ध करा दी गई है कि हम अपने ग्रामीण में ही तालाब बनाए, सड़कें बनाए, पुल पुलिया बनाए, अधिकतम मजदूरों को हम कितना काम दे सकते हैं। तो ये देने का काम भी रोजगार गारंटी मनरेगा के अंतर्गत काम करने के लिए राशि उपलब्ध कराई है। इसी तरह से सबके लिए स्वास्थ्य की चिंता कि इनका स्वास्थ्य कैसे रहे, स्वस्थ अच्छे से कैसे रहे, तो लगातार नए डॉक्टर्स की भी हम भर्ती कर रहे हैं। कोरोना के अंतर्गत भी संविदा नियुक्तियां भी कर रहे हैं। वेलनेस सेंटर चला करके उसमें लोगों को आप
स्वस्थ कैसे रहेंगे ये बताने का काम भी करने का सारा काम होगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी राशि उपलब्ध कराई है और इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बंधुओं कि यह जो 20 लाख 1000 करोड़ का जो प्रोविजन किया है, ये कोई भी क्षेत्र नहीं बचेगा, इन सब के लिए उसमें राशि दी जाएगी और इसलिए हम अपने-अपने हिसाब से क्या उसमें अपने आप को समाहित कर सकते हैं और इसलिए हमने बालाघाट का एक डाटा तैयार किया है। पूरे देश में हमारे पूरे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, तो हम लोगों ने भी अपनी बात में कहा था कि जितने मजदूर आए हैं, तो हमने आपका एक डाटा बनाया हमारे मजदूर भाइयों का कि कौन-सा व्यक्ति किस काम में स्किल्ड है, कौन ड्राइवरी कर सकता है, कोई कंडक्टरी कर सकता है, कौन बस चलाएगा, कौन ट्रक चलाएगा, कौन राजमिस्त्री का काम करेगा, कौन वेल्डिंग का काम करेगा, कौन फिटर का काम करेगा, किस तरह के काम में कौन स्किल्ड है। और यदि उनकी हमने सूची बना ली, तो उनको ग्राम पंचायत में भी उस तरह से काम देने की सुविधा होगी। गाँव में भी आवास बन रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास बनेंगे, व्यक्तिगत लोग अपने राशि से अपने आवास बना रहे हैं और इसलिए इन सारे लोगों को गाँव के गाँव में रोजगार मिल सके, गाँव में नहीं मिले और अन्य जगह यदि बड़े काम है, तो एक सूची रहेगी ठेकेदार के पास, तो ठेकेदार ऐसे लोगों को काम पे लगाने के लिए बुलाएगा, मोबाइल नंबर होगा, उनका पता होगा, तो हमारे को उन लोगों को काम देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हमने एक ये भी सूची बनाई है कि किस तरह से इनकी सूचीबद्ध करने के बाद इनको किस तरह से काम दिया जा सकता है। तो इस तरह से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हर क्षेत्र को राशि दे करके अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना। अब इसके बाद बारी आती है कि हमने अपना उत्पादन बढ़ा लिया, अब इसकी मार्केटिंग कौन करेगा? इसकी मार्केटिंग भी हम ही को करना है। मेरे देश का बना सामान अच्छा है, कोशिश हमें इतनी करनी पड़ेगी कि आज प्रतिस्पर्धा का युग है, हम अपना सामान गुणवत्ता से बनाएँ, ईमानदारी से उसको अच्छा बनाने की चिंता करें, ताकि दूसरे की तुलना में हमारा सामान गुणवत्ता का होगा। आज के समय में लोगों को पैसे की उतनी चिंता नहीं होती जितनी उसकी गुणवत्ता की चिंता करते हैं। इसलिए अच्छा सामान बनाएँ, अच्छा प्रोडक्शन हम करें, अच्छा उत्पादक हम करें। जिस तरह से हम आज जैविक खाद का बना हुआ अनाज हमारा दूसरों लोग ज़्यादा कीमत पे खरीदते हैं। तो इसलिए हम जैविक खाद के माध्यम से हम जाकर के अपने उत्पाद को महँगा बेच सकते हैं। इसी तरह से आज की तारीख में अब कोरोना में मास्क बनाने का काम आ गया, सैनिटाइज़र। अब यहाँ पर भी सुनने में आता है, कई जगह सैनिटाइज़र इस तरह का बनाने लगे कि लोगों का नुकसान होने लगा। तो भैया लोभ में आकर के इस तरह के काम नहीं करना है, आखिर ये हमारे ही देश के वासी हैं। हम अपने देश के लोगों को बेच करके उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। इसलिए अच्छी गुणवत्ता का सामान दें और दूसरे देश का हम सामान ना लें और इसलिए हमको ही जैसा मोदी जी ने कहा कि लोकल को वोकल, माने हमारे जो लोकल व्यक्ति ने जिसने निर्माण का काम किया है, जिसने वो चीज़ पैदा की है, जिसने वो चीज़ बनाई है, उसको बेचने के लिए हम ही उसके बारे में उसकी गुणवत्ता की तारीफ करते हुए उसके विक्रय को हम स्वयं खरीदें, ताकि हमारे देश का पैसा हमारे ही देश में रहेगा और यही पैसा हमारे यहाँ पर रोटेशन करेगा। ये जीडीपी का 10% भाग भारत सरकार ने हमारे देश के अंदर ये राशि सर्कुलेट हो, इस दृष्टि से इतनी राशि का प्रावधान किया है। इसलिए बंधुओं, हम कोशिश करें हर चीज़ अपने उपयोग के लिए हम स्वयं भी पैदा करें, तो हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। यदि हम अपने लिए साग, भाजी, फल, फूल, अनाज, चावल जितना अपने उपयोग के लिए पैदा करें, फिर जो ज़्यादा हो उसको दूसरे को विक्रय कर दें, तो गुणवत्ता का सामान होगा, तो हमारे पास भी 2 पैसे अच्छे आ जाएँगे और हम भी आत्मनिर्भर बनेंगे। तो इस तरह से हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सरकार सहयोग करने तैयार है, सरकार सहयोग करेगी। हमसे भी जहाँ पर जिस तरह की आपकी चर्चाएँ आएँगी, जानकारी में आएगा, हम वो सारी मदद करने के लिए यथासंभव मदद करने के लिए हमेशा हम और हमारा प्रशासन हमेशा आपके लिए सहयोग करने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने जो हम सबसे जो अपेक्षा की है कि हमको देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आज आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में चाहे हम परमाणु क्षेत्र में जाएँ, चाहे हम ऊर्जा के क्षेत्र में जाएँ, चाहे हम वैज्ञानिक के क्षेत्र में जाएँ, चाहे हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के में जाएँ, परमाणु ऊर्जा पे जाएँ, तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचता जहाँ पर काम करने का आज देखिए विज्ञान हमारा कितने आगे बढ़ गया है जिसके माध्यम से मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आज आपको पहले पता हो जाता है कि बारिश कितने बजे कहाँ होने वाली है। एक अनुमानित आप सबको जानकारी आ जाती है तो हम पहले से सचेत हो जाते हैं। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम अपने देश में टेक्नोलॉजी बढ़ा और अभी भी देखिए कि पिछले मोदी जी के इस कार्यकाल में हमने भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कितने बड़े-बड़े काम किए। कल तक हमारे देश में जिस मोबाइल के माध्यम से हम बात करें एकाधिकार चाइना का था, आज हमारे देश में लगभग 50-60 कंपनियां मोबाइल का निर्माण कर रही हैं। हमारे यहाँ पर जब कोरोना आया तो पीपीई किट हमारे पास नहीं था, जो सिंपल सी एक ड्रेस है वो हमारे पास नहीं थी, किट नहीं था हमारे पास। आज 2 लाख से ऊपर किट
केवल इस 1.5-2 माह के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने बना दिया, हमारे भाइयों ने बना के दे दिया। वेंटिलेटर्स नहीं थे हमारे पास, उनकी पूर्ति 2 लाख से ऊपर वेंटिलेटर की पूर्ति कर दी, जो कि हम सारी चीजें बाहर से खरीदते थे। तो आज कोशिश ये हो रही है उस टेक्नोलॉजी का लाभ लेकर भारत के अंदर वो सारी चीज जो हमारी मांग के आधार पे हमको चाहिए, उसकी पूर्ति करने का काम, उसकी डिमांड को पूर्ति करने का काम हम भारत देश के अंदर ही करें। हम कोशिश करें कि बाहर का सामान कम से कम खरीदें, वो भले ही आके हमारी दुकान में पड़ा हो, क्योंकि हमको देश की संधि के कारण, हमको WTO संधि के कारण खरीदना पड़ता है। और यदि हम उसको खरीदेंगे ही नहीं, व्यापारी लेके आएगा और खरीदेंगे नहीं, तो व्यापारी भी लाना बंद कर देगा। और हमारे देश का यदि सामान होगा, उसको ही यदि हम खरीदेंगे, तो निश्चित रूप से ये आर्थिक प्रगति हमारे अपने देश की होगी। और यही मोदी जी ने हम सबसे अपेक्षा की है, और यही बात जन जन तक पहुंचाने के लिए कही है। और इसलिए हमारे सारे विंग, चाहे वो किसान मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, पार्टी के लोग हो, चाहे हमारे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, जो जहाँ है वहां पर अपनी बात अपने लोगों के बीच तक, अपने समाज के बीच तक, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में, अपने परिवार तक पहुंचाएं। और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो मोदी जी ने हमसे आह्वान किया है, हम उनके उस आह्वान में शामिल होकर के भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वयं भी काम करेंगे, स्वयं उसका उपयोग करेंगे, स्वयं उसका निर्माण करेंगे और स्वयं उसके खरीदार होंगे, ताकि देश का पैसा देश के अंदर ही रहे। यह जो आह्वान किया है, इस आह्वान को हम सब पूरा करने में सहायक बने। भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपना काम कर रही है। कल तक हम आके सड़क पे अपनी बात कहते थे, मंच के माध्यम से कहते थे, गांव-गांव दौरा करके अपनी बात कहते थे। आज कोरोना के कारण से हम नहीं जा पा रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है। और इसलिए आप सबसे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी के निर्देश पर मैंने अपनी बात कहने का प्रयास किया है। बंधु, आप सबसे पुनः इस निवेदन के साथ कि कोरोना नामक बीमारी अभी समाप्त नहीं हुई है, हम सबको उस कानून का पालन करना है, जिसके अंतर्गत हमें सुखी और स्वस्थ रहने के लिए मास्क लगाना है। बार-बार यदि हम कहीं बाहर जाते हैं तो हाथों को हमको सैनिटाइज करना है, धोना है, साबुन से धोना है। सैनिटाइजर ना भी हो तो लगातार हम साबुन से अपने हाथ को, जब घर पे रहें अपना साबुन से धोएं, बाहर निकलें तो मास्क लगा के जाएं। गाड़ी में ज्यादा लोग ना बैठे, मोटरसाइकिल में जाएं तो केवल 2 लोग जाएं, कार में जाएं तो केवल 4 लोग जाएं। शादी ब्याह में ज्यादा तो 50 लोगों की अनुमति कही है, केवल उतने तक सीमित रहें। इस तरह से कोरोना से लड़ने के लिए हम सब अपने आप को सक्षम करें। और अभी कोरोना का पीक नहीं आया है, जिस तरह से कहा जा रहा है WTO के द्वारा या WHO के द्वारा कि अभी तो और आगे बढ़ने की संभावना है। इसलिए हमें बहुत सतर्क और सावधान रहने की चिंता है। इसलिए हम अपना दैनिक जीवन जीते हुए, दैनिक अपने कार्य करते हुए अपने परिवार की सुरक्षा करें, अपनी सुरक्षा करें, समाज की सुरक्षा करें, देश की सुरक्षा करने में सहयोगी बने। यही कुछ बात मैंने अपने बीच में कहने का प्रयास किया है। कहने के लिए तो बहुत सारा लंबा चौड़ा विषय है, परंतु संक्षिप्त में मैंने अपनी बात को आदरणीय मोदी जी के निर्देश को और भारतीय जनता पार्टी के इस निर्देश को, जो कि आप तक सारी बात पहुंचे और बालाघाट के हमारे उन सारे मतदाता बंधुओं तक भी मेरी बात, मोदी जी की बात मेरे माध्यम से जनता तक पहुंचे। मैंने अपने ज्ञान से आपके बीच में अपने शब्दों में कहने का प्रयास किया है। आप वैसे भी सारे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, रोज टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, आजकल सब इस बात की जानकारी है। आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, ज्ञानवान हैं, सारी चीजों को अनुभव करते हैं। इसलिए आपसे भी अपेक्षा है इस ज्ञान को हम बांटते चलें, लोगों के समाज के बीच में कोरोना नामक लड़ाई से लड़ते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम सब मिलकर काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और भारत माता को पुनः सोने की चिड़िया बनाने में हम अपना सर्वांगीण योगदान दें, अपना सर्वस्व अपना निर्वासित करें, न्योछावर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब। नितिन भाई नमस्कार। राजेश भाई जी भैया। भैया योगेंद्र भैया नमस्कार। बहुत और सर भाई भाव जय श्री राम जय। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी, आपका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ। मैं अब आप इस बैठक की अंतिम कड़ी में राजेश जी से निवेदन करता हूं कि वे आज की बैठक के लिए आभार प्रकट कर दें। राजेश जी जी, और बैठक को समाप्त भी कर देंगे साथ में। जी, आज की बैठक में हमारे बीच में उपस्थित सांसद महोदय
लाल सिंह जी बघेल और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगत सिंह जी कुशवाहा जी और जिले के अध्यक्ष महेश भारी जी, मंडल का दौरा कब कर संभाग रहे हैं? संभाग प्रभारी सुरेंद्र राठौर जी, आप सभी इस बैठक में उपस्थित हुए, समाज के प्रमुख जन, आप लोगों ने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सब दूसरे लेकिन भाई